तो क्षारक जो है या बेस जिसे हम कहते हैं, एसिड और बेस की बात की थी हमने। तो क्षारक या बेस ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल यानी कि OH निगेटिव आयन देते हैं और OH आयन के अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते हैं, क्षार या बेस कहलाते हैं। दोबारा सुन लें इसको। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH निगेटिव आयन देते हैं और OH आयन के अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, अगर हम इसको जलीय विलयन में घोलते हैं, डालते हैं, तो Na और OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिल गया। इस तरीके से NH4OH अगर आप लेते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4 पॉजिटिव आयन अलग हो गया और OH या हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाता है। तो इस प्रकार जो क्षारक या बेस हैं, अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षारक कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। टेस्ट में अगर हम इनको देखते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब इनको हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये क्या देते हैं हमको, हाइड्रोक्सिल आयन या OH निगेटिव आयन हमें देते हैं जलीय विलयन में। इसकी समीकरण द्वारा हमने स्पष्ट कर दिया है इसको एक बार आप देख लें, समीकरण को पूरा देखने के बाद दोबारा से इसको नोट कर लें आप कॉपी में भी। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल या OH निगेटिव आयन देते हैं और OH आयन के अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। NaOH रिवर्सिबल इक्वेशन है, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयन। इस तरीके से NH4OH में भी NH4 पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है और OH या हाइड्रोक्सिल आयन हमें प्राप्त होता है। जलीय विलयन में चूंकि हाइड्रोक्सिल आयन भी जलायोजित हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाते हैं। जलीय विलयन में क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल आयन हमारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जलायोजित या हाइड्रेटेड हो जाते हैं। वे ऐसे क्षारक, अब इसके बाद जो बात आती है निकल के, वो ये आती है कि ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे क्षारक या बेस जो जल में घुलनशील होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एल्केली या क्षार कहलाते हैं। बेस को हमने क्या कहा, क्षारक या बेस, और ऐसे क्षारक या बेस जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हमने क्या कहा, एल्केली या क्षार कहलाते हैं। जैसे कास्टिक सोडा NaOH को अगर हम घोलते हैं पानी में तो ये घुल जाता है, बेस है, घुल गया तो क्या बन गया ये, इसको हमने क्या कहा, एल्केली या क्षार। कास्टिक पोटाश जो है KOH, ये भी पानी में घुलनशील है, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी जल में घुलनशील है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, एल्केली या क्षार। तो ऐसे बेस जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्केली। तो एक बात और निकल गया इसके बाद कि सभी क्षार या बेस क्या होंगे, क्षारक होते हैं। ऐसे सभी क्षारक तो होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार का मतलब जो आपके एल्केली हैं वो सभी के सभी बेस तो हो सकते हैं, लेकिन सभी बेस एल्केली नहीं हो सकते। सभी बेस जरूरी नहीं है कि घुलनशील हो, क्षार हो जाए। वो क्षार उन्हीं को कहेंगे जो जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद आता है क्षारक की अम्लता किसे कहते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। किसी क्षारक अगर वो हाइड्रोक्साइड है तो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसी क्षारक अगर वो हाइड्रोक्साइड है तो उसकी अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित, एक मॉलिक्यूल में उपस्थित अम्ल द्वारा प्रतिस्थापनशील OH हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी क्षारक की अम्लता क्या होगी, उसके एक अणु में उपस्थित अम्ल द्वारा प्रतिस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है। जैसे NaOH, KOH, NH4OH की अम्लता कितनी होगी, 1,
क्योंकि उसके एक अणु में उपस्थित अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है इसमें। इसी प्रकार इन दोनों में जो प्रतिस्थापित होने वाले हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या है वो 2 होती है, तो इसकी अम्लता 2 हो गई इन दोनों की COH होल ट्वाइस और MgOH होल ट्वाइस की। इसी प्रकार FeOH होल थ्राइस और AlOH होल थ्राइस की अम्लता कितनी होगी? 3, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापित होने वाले हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या 3 है। तो ये हुआ क्षारक की अम्लता। इसी प्रकार यदि क्षारक ऑक्साइड की फॉर्म में है तो उसकी अम्लता किसी एक क्षारकीय अम्ल के अणुओं की वह संख्या है जिसे उस क्षारक का एक अणु उदासीन करता है या कर देता है। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड द्विअम्लीय है क्योंकि इसका एक अणु HCl के 2 अणुओं को उदासीन कर देता है, इसलिए इसकी अम्लीयता कितनी हो गई? 2 संख्या, यानी कि द्विअम्लीय हो गया, डाई एसिड हो गया। इसी प्रकार जो क्षारक की अम्लता है, अगर अब हम उसको क्षारक के अणुभार और उसके तुल्यांकी भार के पदों में निकालना चाहें तो उसका एक सूत्र है, उसको नोट कर लेंगे आप। क्षारक की अम्लता ये किसके बराबर होगी? क्षारक का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं और इसको अगर हम क्षारक का तुल्यांकी भार से डिवाइड कर दें तो ये क्षारक की अम्लता हमें प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है आपका वो लवण बचता है। इसके बाद हम लवण के ऊपर चर्चा करेंगे।